नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और छठ का महापर्व आज तीसरा दिन है और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और दुनिया की सभ्यता के इतिहास में मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि दुनिया के सभ्यता के इतिहास में शायद ये प्रकृति से जुड़ा हुआ पहला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा पहले की जाती है, जो आज की जाएगी, और उगते हुए सूरज की पूजा बाद में की जाती है, जो कल सुबह की जाएगी। तो छठ के इस पावन पर्व की हमारे तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सूर्य का आशीर्वाद, छठी मैया का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और जो लोग छठी मैया के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, छठी मैया भगवान सूर्य उनको भी सद्बुद्धि दे, इस कामना के साथ ही हम आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर, बड़ी चर्चा, देश की राजनीति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सवाल जो है एक कुर्सी का है, एक बड़ी कुर्सी का सवाल है, जिस पर लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर और जिनका आवास है 7 नंबर। पहले रेस कोर्स रोड कहा जाता था, अब लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। हालांकि 20 साल से राजनीति मैंने कवर की है, तो पहले जब 7 रेस कोर्स रोड हुआ करता था, तो आप रोड पर खड़े होते थे बाहर, पहले तो अंदर भी जाते थे, बाद में रोक दिया गया। बाहर खड़े होते थे, अपने कैमरे लगाते थे, आपको दिख जाता था प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। लेकिन उस रेस कोर्स रोड का नाम जब से लोक कल्याण मार्ग रख दिया गया ना शिव जी, तो बड़ी-बड़ी झाड़ियां उगा दी गई है और रोड के उस तरफ तो आप खड़े नहीं हो सकते। अब आपको रोड के इस तरफ आना है और उसके बाद भी झाड़ियां ऐसी उगा दी गई है कि प्रधानमंत्री से मिलने कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, वो आपको दिखेगा नहीं। आड़ सुरक्षा की ली जाती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री आवास में भी आपको झाड़ियां उगाकर मीडिया के कैमरों से सुरक्षा हासिल करनी पड़ रही है, तो फिर आपके 56 इंच के सीने पर मैं क्या कहूं। लेकिन ये बताता है कि आप पारदर्शिता के खिलाफ जाकर काम करते हैं। खैर, ये उनका अपना मानना है, लेकिन अब देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर पर हम चर्चा के लिए आए हैं। और सिर्फ कुछ मिनट, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम लोग इससे पहले शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को लेकर, बिहार को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर। लेकिन अब एक खबर आ रही है, इस देश के इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों से बड़ी दिक्कत है। कुछ वर्ष पहले उन्होंने एक तस्वीर छपी, तस्वीर के छपने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो न्योता परोसा गया था, मुख्यमंत्री आवास में खाना पीना सब बन के तैयार था शिव जी, सब तैयार था। सारे बीजेपी के नेता जाने वाले थे, लेकिन वो थाली उनके सामने परोसकर नीतीश कुमार ने छीन ली और कह दिया, खबरदार, अपने मुख्यमंत्री को अगर बिहार चुनाव प्रचार करने के लिए भेजा, क्या जरूरत है मोदी की? हमारे पास तो ऑलरेडी एक मोदी है। जब पत्रकारों ने पूछा तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है उन बाहर वाले मोदी की, हमारे पास तो ऑलरेडी एक मोदी है, यानी सुशील मोदी साहब है। और वो नीतीश कुमार साहब फिर एक बार, सीधे सीधे मैं आता हूं खबर पे, कि वो नीतीश कुमार साहब शिव जी फिर खबर आ रही है कि वो अड़ गए हैं, कि क्या जरूरत है ये योगी जी की, क्यों योगी जी को वहां भेज रहे हो बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए। और क्यों ये खबर निकलकर सामने आ रही है, एक सप्ताह हो गया है। देखिए, डिमांड बहुत है योगी जी की। अब उनकी टीम कहती है महाराष्ट्र जिता दिया, हरियाणा जिता दिया, राजस्थान जिता दिया, मध्य प्रदेश जिता दिया, छत्तीसगढ़ जिता दिया, दिल्ली जिता दिया। झारखंड नहीं जिता पाए तो उसको भूल जाते हैं वो, लेकिन ये तमाम चीजें जिता दी। खबरें प्लांट होती है लखनऊ से कि सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। इस बार भी खबर प्लांट आई कि जब 7 दिन पहले योगी जाने वाले थे, तो आया कि योगी आज से करेंगे धुआंधार प्रचार, 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां करेंगे। एक टीवी चैनल ने चलाया कि तेजस्वी का बंटाधार, अब योगी उतर रहे बिहार। इस तरह की कई खबरें थी। 2 रैलियां उन्होंने की, हिंदू मुसलमान पे आ गए, बुरके पे आ गए, मुस्लिम महिलाओं की बात पे आ गए। एक अन्य मार्ग पर हलचल मच गई कि भैया हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम मतों में बिखराव हो जाए, यानी कुछ जेडीयू के पास चली जाए, कुछ कांग्रेस या आरजेडी के पास चली जाए, कुछ जो है वो ओवैसी ले जाए, कुछ 2-4 और अलग-अलग नेता खड़े हैं। जन स्वराज ने बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया है, तो उनके पास चला जाए, ताकि सरकार जो है वो एनडीए गठबंधन की बन जाए। लेकिन अगर योगी जी बार-बार जाएंगे, बुरके की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, तो पता लगा कि मुसलमान एकजुट होकर कह ले कि नहीं भैया, नहीं जाना ओवैसी के साथ, नहीं जाना जन स्वराज के साथ, नहीं जाना प्रशांत किशोर के साथ, नहीं जाना तेज प्रताप के साथ, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ जाना है। तो अगर मुस्लिम एकजुट होकर वोट करेंगे तो गया एनडीए गठबंधन। तो नीतीश कुमार ने कहानी याद है आपको, उस समय मैं अड़ गया था तो एनडीए ने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी।
अब भी आपसे अनुरोध है। हम अब आवाज में वो खनक नहीं रहती है अब, क्योंकि अनुरोध वाला शब्द उनको यूज करना पड़ता है, राजनीति का तकाजा है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, कि रहने दीजिए इनको, जरूरत होगी तो देख लेंगे आगे। अब 1 सप्ताह हो गया है शिव जी। लोग कहेंगे कि नहीं आप गलत चला रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर रखते हैं। 1 सप्ताह हो गया है, योगी जी को रैली किए, 2 रैली करने गए थे वहां। एक बेचारे केंद्रीय मंत्री, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, हार गए तो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। कल को कोई मजाक में कह रहा था कि विधायक हार जाएंगे तो क्या पार्षदी का चुनाव लड़ेंगे क्या केंद्रीय मंत्री? तो कोई भाई बड़ी चले बात। गए दो दो बीजेपी में ये सब सामान्य है। मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाना, डिप्टी सीएम को राज्य मंत्री बनाना, राज्यपाल को कैबिनेट मंत्री बनाना, ये कोई नया बात नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी दल में नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये गए चुनाव प्रचार करने, 7 दिन तक से गायब है। अभी तक कोई नया कार्यक्रम आया नहीं है। अब उसमें अधिकारी बड़े दिलचस्प होते हैं शिव जी। मैंने कहा ना, अधिकारी बड़े दिलचस्प होते हैं। मैं एक वाकया बताऊं, एक उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी घटना हुई थी, कार्रवाई होनी थी। योगी आदित्यनाथ कार्रवाई के मूड में आ गए थे। उनके बहुत करीब अधिकारी उनके पास गए, आजकल वो रिटायर हो गए शिव जी। वो बड़े अधिकारी उनके पास गए, जो आजकल रिटायर हो गए हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी देखिए आप कार्रवाई करेंगे ना, तो ये मीडिया को अपनी जीत के रूप में लगेगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है तो उनको अपनी जीत के रूप में लगेगा। तो वो हम पर हावी हो जाएंगे। बस वो दिन है और आज का दिन है कि जैसे ही कोई खबर आती है, तो जहां अधिकारियों की गलती होती है, वहां भी योगी जी कार्रवाई नहीं करते। पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो गया, बाकी चीजें हो गई, वो सब होती है। तो जब ये खबर निकल कर सामने आई, वो दिल्ली दरबार आए, तमाम लोगों से मुलाकात की। परसों उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से। कल वो राष्ट्रपति को लेके गाजियाबाद में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन पे आ गए। वो एक बड़ा बवाल है। बड़े बड़े सवाल किए आज उन्हीं के समर्थक पत्रकारों ने कि नहीं, कल कारपोरेट कल सरकार। कल सबसे पहले मैंने इस सवाल को उठाया था कि क्या राष्ट्रपति को प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन में आना चाहिए? शर्मनाक था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राष्ट्रपति महामहिम है, सर्वोच्च पद पर है, लेकिन ये शर्मनाक है। और उस इलाके में आकर उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जिस इलाके के 40 लाख लोग एक अदद सरकारी अस्पताल के लिए तरस रहे हैं। आज बीजेपी कवर करने वाले कई पत्रकारों ने यह सवाल उठाया, उन सबका धन्यवाद। लेकिन खैर, उसके बाद वो अमित शाह से मिले, उसके बाद वो जेपी नड्डा से मिले। कल भी आपने स्टोरी चलाई कि भाई उन्होंने सबका नाम ट्वीट किया, सबको टैग किया, ब्रजेश पाठक को भूल गए। जबकि वेरीफाइड अकाउंट है, कर सकते थे टैग, जितना मर्जी लंबा चाहे लिख सकते थे। तो अधिकारियों ने कह दिया कि नहीं महाराज जी, आपको नीतीश ने रोक दिया, बीजेपी ने रोक दिया, मोदी जी, अमित शाह जी ने रोक दिया, ये तो आपके लिए शुभ संकेत है। उन्होंने पूछा कैसे? कह रहे देखिए, मोदी जी को रोका था, प्रधानमंत्री बन गए ना। भाई नीतीश कुमार ने मोदी जी को रोका, प्रधानमंत्री बन गए। अब नीतीश आपको रोक रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रधानमंत्री बनना तो तय है। अब इसको आप जिस रूप में ले लीजिए, लेकिन ये नई तरह की खबर लखनऊ से आ रही है कि भाई वो बता दिया गया है, अब योगी जी मान चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चलिए, हम तो ये भी मान लेते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले भी मायावती भी इन्हीं अधिकारियों ने प्रधानमंत्री बनाई। जो बड़े लंबे से अधिकारी हैं, उनकी जांच वांच शुरू हो रही है, उनके कई पेपर प्रपत्र आ रहे हैं, कहीं बेटे की कंपनियों की बात आ रही है। वो सपना संजोए थे किसी दिन राज्यपाल बनूंगा। मुझे लगता है कि वो जिस पद पर हैं, किसी बड़े संस्थान के चेयरमैन हैं, उनका वही बचा रहे, वही काफी है। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अखिलेश यादव को भी प्रधानमंत्री का रास्ता दिखा दिया था, योगी आदित्यनाथ को भी दिखा दिया है। पिछला चुनाव एक एक्सीडेंटल चुनाव हो गया, और इस बात का मैं बिल्कुल एक तरीके से गवाह हूं कि जिस तरीके से चुनाव में नीचे गर्मी थी, वोट में तब्दील नहीं हुई। और कुछ भी कारण रहे हो, हालांकि बीजेपी खुद मुतमईन नहीं थी, और बीजेपी के बड़े नेता भी जब तक फाइनल स्टेज नहीं हो गई कि 200 से ऊपर हम निकल चुके हैं, तब तक कोई बीजेपी कार्यालय पे भी नहीं आया। सब इधर उधर थे। जब जीत की सीटें आ गई थी 200, क्योंकि कई सीटों पर मार्जिन बहुत कम चल रहा था, इन सब बातों के बीच अब जब से कुंभ से पहले से लगातार ये चर्चा है, अब हटे तब हटे, और जब जब हटते हैं तो वो तीनों से इकट्ठे मिलते हैं। जैसे आप कई बार बताते हो कि चाचा से मिले, ताऊ से मिले, भतीजे से मिले, सबसे मिलते हैं, और उससे पहले नहीं मिलते। फिर चर्चा तेज हुई, बिहार में प्रचार से रोके। आपको याद होगा दिल्ली में भी प्रचार से रोक दिए गए थे, ये कोई नया थोड़ी रोका गया है। और उसके बाद भी वो नेता उन्हें बार बार प्रधानमंत्री बना देते। आपको याद है कि कुंभ के हादसे के बाद दिल्ली नहीं घुसने दिया गया, यहां तक कि दिल्ली के शपथ ग्रहण में भी सम्मिलित नहीं कराई गई। और इसके बावजूद वो नेता, वो अधिकारी, वो उनके समर्थक उन्हें हर बार प्रधानमंत्री बनाते हैं।
मोदी को और योगी को समझने में अभी काफी समय लगेगा। मोदी ने एक ऐसे व्यक्ति का साथ पकड़ा और आंख मूंद कर भरोसा किया, उस व्यक्ति का नाम था अमित शाह। आज तक योगी आदित्यनाथ अपना अमित शाह नहीं बना पाए। वो स्वतंत्र देव के साथ तो खड़े हैं, लेकिन स्वतंत्र देव में अमित शाह वाली एक भी कार्यशैली नहीं है, एक भी जिम्मेदारी नहीं है। और कभी कभी वो खुद ही भड़क जाते हैं स्वतंत्र देव पर, तो मना भी कर देते हैं कि मेरे साथ मत आना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। स्वतंत्र देव एक सरेंडर व्यक्ति तो हो सकते हैं, स्वतंत्र देव उनके अध्यक्ष बनने के बाद उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष बनने के बाद उनसे सवाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन भूपेंद्र चौधरी और योगी आदित्यनाथ की बहुत ज्यादा निकटता आपको नहीं दिखेगी, बहुत फोटो नहीं दिखेंगे कि अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिलने गया। यही हाल एक टाइम में हमने कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह का देखा। राजनाथ सिंह को एक बार कल्याण सिंह ने कहा भी, यहां बड़े प्रेम से आते हो, जब वो उठ के चले जाते थे राजनाथ सिंह, कि यहां आए हैं, यहां से बातें ले गए, यहां अटल बिहारी वाजपेयी जी को सब कुछ उल्टा पुल्टा बता देंगे। तो वो भी राजनाथ सिंह से उतना ही कटे रहते थे जितना भूपेंद्र चौधरी से योगी आदित्यनाथ, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली वालों के ही खेमे के हैं। अब नीतीश का तो भाई मास्टर स्ट्रोक रहता है। कल चिराग पासवान के घर चले गए। अब चिराग पासवान हार भी जाएंगे तो ये नहीं कह पाएंगे कि नीतीश ने हमारा विरोध किया, जबकि चिराग पासवान पर वो आज भी कह देते हैं कि चिराग पासवान ने हमारा विरोध किया, हमारी सीटें कम करा दी। भाजपा अब इन प्रकार जीतने में लगी है संतोष जी, कुछ भी करना पड़े, जीतने के लिए कुछ भी करेगा। नहीं, आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही शिव जी, राजनीति में जोड़ियों का अपना एक अलग महत्व है, और ये अपनी जोड़ियों का, ये भारत के इतिहास में अगर आप देखें तो आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, आजादी के बाद कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बीजेपी वाले ट्रोल कुछ भी कहते रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़ी थी। बीजेपी के इतिहास में आ जाइए, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जोड़ी थी। और जो नेता अपने विश्वस्त आदमी को नहीं तैयार कर पाया, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिके नहीं। राजीव गांधी लंबे समय तक इसलिए नहीं टिक पाए क्योंकि वो भरोसेमंद दोस्त तैयार नहीं कर पाए। चाहे वो अरुण नेहरू हो, चाहे वो अरुण सिंह हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सब बीच मझधार में उनको छोड़कर चले गए। ये नरेंद्र मोदी की खासियत है कि उन्होंने अमित शाह को तैयार किया, लेकिन इसके लिए आपको सुनना पड़ता है। योगी जी को आप सलाह दे देंगे ना, अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो डांट देंगे कि अरे यार तुम क्या सलाह देते रहते हो। लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह की सुनते हैं। मैं 2-3 घटनाएं सिर्फ बता देता हूं, और वो 2-3 घटनाएं 2024 का लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री चाहते थे कि पूनम महाजन का टिकट ना काटा जाए, स्वर्गीय प्रमोद महाजन की बेटी। प्रमोद महाजन कौन थे याद है? 2002 में जब अटल जी हरवाने के लिए तैयार हो गए थे, तो गोवा की कार्यकारिणी की बैठक में प्रमोद महाजन ने सेटिंग की थी कि जब भी मैं प्रस्ताव रखूंगा कि क्या मोदी को हटा दिया जाए, तो तुम लोग सब चिल्लाने लगना नहीं नहीं नहीं। तो प्रमोद महाजन ने उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई थी। पूनम महाजन को वो टिकट दोबारा देना चाहते थे, लेकिन अमित शाह अड़ गए, तो नरेंद्र मोदी ने कोई विरोध नहीं किया और पूनम महाजन का टिकट काटकर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से जो एडवोकेट है ना कसाब वाले, उज्जवल निकम, उनको टिकट दिया गया। हालांकि वो हार गए, तो बाद में उनको राज्यसभा भेजा गया। इसी तरह से हिमंता बिस्व शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल को हटाने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं थे। हिमंता बिस्व शर्मा ने पत्र एक तरह से भेज दिया। अमित शाह ने कहा कि नहीं, हमें बनाना चाहिए, नहीं तो असम चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा। नरेंद्र मोदी तैयार नहीं थे, लेकिन जब अमित शाह ने बार-बार जोर देकर कहा, तो नरेंद्र मोदी ने मान लिया। तो आपको इस तरह से एक दोस्ती का रिश्ता, आप नरेंद्र मोदी की राजनीति की आलोचना कर लीजिए, आप अमित शाह की राजनीति की आलोचना कर लीजिए, लेकिन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है, बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इतने लंबे दशक तक वो एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा कोई नहीं है। और जहां तक आपने जिन सज्जन का जिक्र किया, स्वतंत्र देव सिंह, देखिए राजनीति में एक चीज होती है जिसको हमें सोचना पड़ेगा। आप अमित शाह से कोई सवाल पूछिए, अगर वो सवाल का जवाब नहीं देना चाहेंगे तो वो मना कर देंगे कि अरे मैं खुल के कैसे बता दूं। लोग पूछते हैं ना उनसे कि भाई महाराष्ट्र में कौन बनेगा या भाजपा अध्यक्ष कौन बनेगा, तो बड़े हंसते हुए सीधे कहते हैं कि आपको लगता है कि क्या मैं टीवी डिबेट में आपको बता दूंगा कौन बनेगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। यही सवाल आप भूपेंद्र चौधरी से पूछ लीजिए, कितना सच बोलेंगे कितना झूठ बोलेंगे। मैं तो एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ कि 11 अशोका रोड भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यालय था, एक बैठक के लिए उन्हें आना था, लखनऊ से वो निकले, यूपी कवर करने वाले दिल्ली के पत्रकारों ने फोन किया, स्वतंत्र देव सिंह से बात हुई, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो दिल्ली नहीं आ रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट उतरे, फिर पूछा तो कह रहे नहीं नहीं मैं तो दिल्ली नहीं आ रहा हूँ।
और फिर 11 अशोका रोड के पास आने के लिए लाल बत्ती से उनकी गाड़ी टर्न हो गई, तब फिर हमने जानबूझ से पत्रकार से उनको फ़ोन करवाया, पूछो कि आप दिल्ली आ गए? तो नहीं, नहीं मैं तो लखनऊ में हूँ, मैं तो यहाँ कार्यक्रम में जा रहा हूँ। और फिर वो 11 अशोका रोड में घुसते हैं, जैसे ही गाड़ी रुकती है, तो उन्हीं पत्रकारों से सामना होता है जिसको वो झूठ बोल रहे थे कि नहीं मैं तो, और कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी जिसको छुपाने वाली बात थी। तो ये अपना-अपना कद होता है, अपना-अपना रवैया होता है, और इस तरह की राजनीति करने वाले मैनेजर तो अच्छे बन सकते हैं। आपके आगे-पीछे घूमने वाले तो अच्छे बन सकते हैं, लेकिन वो आपको नेता नहीं बना सकते, ये बात आप तय मान कर चल लीजिए। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है कि योगी जी समझ नहीं पा रहे, उनके अधिकारियों ने उनको प्रधानमंत्री बनवा ही दिया है। लेकिन अब इससे आगे की बात कर लेते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के सामने झुकती हुई नज़र क्यों आ रही है? और योगी आदित्यनाथ के साथ दिक्कतें क्या हो गई हैं? 2002 के गोधरा के दंगे के बाद नरेंद्र मोदी की जिस तरह की छवि बनी, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने अपने मुँह से उस छवि को ओन किया शिव जी? नहीं किया। उसके बाद सद्भावना उपवास, टोपी नहीं पहनने वाला कांड, लेकिन अपने उस हिंदुत्व के तड़के में उन्होंने विकास को जोड़ दिया। हालाँकि राजनीति में मजबूरी आती है तो वो भी शमशान कब्रिस्तान पे पहुँच जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उसमें विकास का तड़का नहीं लगा पा रहे हैं। और विकास का तड़का इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि उनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती कि उनको सच बता सके। मैं सीधे-सीधे मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा घटनाएँ ऐसी होती है, जिसमें तुरंत ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं, ये उनकी नाकामी है। अगर मिड डे मील की योजना में भ्रष्टाचार का कोई खुलासा करता है, तो पत्रकार के खिलाफ एफआईआर होने की बजाय अगर अधिकारी के खिलाफ एफआईआर होती, तो जनता में एक मैसेज जाता है। और यही योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं चूकते हुए नज़र आते हैं। अब एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है, प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन का कार्यक्रम है, स्वास्थ्य मंत्री आपके हैं वो, आप उनका नाम नहीं लिखते। जिसने भी किया, इतनी छोटी राजनीति से तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। मुख्यमंत्री रहे, ना रहे, सांसद रहे, ना रहे, विधायक रहे, ना रहे, लेकिन कई सारी चीज़ें जो हैं, वो वाक़ई में आपका कद तय करती है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि बीजेपी में एक अलग तरह का मज़ाक चल रहा है। नीतीश अड़ गए हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, मोदी शाह टेंशन में आ गए हैं, और यहाँ बीजेपी वाले यानी योगी जी की टीम वाले उनको प्रधानमंत्री बनाने में लग गए हैं। लेकिन एक चीज़ और भी मैं कहूँगा कि क्या सिर्फ नीतीश अड़े हैं या मोदी शाह भी कुछ खेल कर रहे हैं? ये भी तो समझना होगा हमें। भाई नीतीश अड़ गए तो उनके इर्द-गिर्द वाले लोग बताएँगे ना, और उनके इर्द-गिर्द वाले लोग किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की टीम जो प्रेस रिलीज़ जारी करवाया करती थी अनऑफिशियली और बताया करती थी कि महाराष्ट्र में इतनी रैलियाँ करी, इतनी सीटों पर जीत मिली, हरियाणा में इतनी रैलियाँ करी, इतनी सीटों पर जीत मिली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इतनी रैलियाँ करी, इतनी सीटों पर जीत मिली। तो अब बीजेपी आलाकमान को, गुजराती लॉबी को लगा कि जरा इनके पर कतर दिए जाए। इनको बता दिया जाए कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी खेल है, अब क्या सच है, क्या गलत है, लेकिन तथ्य तो यही है कि 7 दिन हो गए, योगी जी दोबारा बिहार बुलाए नहीं गए, योगी जी को दोबारा बिहार में एंट्री मिली नहीं। आने वाले दिनों में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अब की अगर वो किसी भी तरह से ये इनके प्रकीर्णन पूरी ताकत लगा के, मान लीजिए बिहार में जाकर 2-4 रैली कर भी दे, तो फिर से बुर्के का ज़िक्र करेंगे या नहीं करेंगे? इस पर काफ़ी कुछ तय हो जाएगा। और जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारी हमारी खबर पर समय मुहर लगा देता है, तो इस खबर पर भी समय मुहर लगा देगा कि वो बिहार जाते हैं या नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो बोलते क्या हैं। बाकी ट्रोल आर्मी जो कमेंट करने के लिए आ जाती है, उनका स्वागत है। आइए भरपूर कमेंट कीजिए, शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक की भरपूर आलोचना कीजिए। आपका स्वागत है। चलिए, बड़ी आपने शालीनता से पूरी डिस्कस कर दिया, पूरी बातें बता दी, कुछ छोड़ा नहीं है। दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि देखिए, समझिए और बताइए क्या है पूरा इस स्टोरी का सच। फिलहाल इजाजत दीजिए संतोष पाठक जी और हमें। धन्यवाद और नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार।